नमस्कार। साहित्य सरिता के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अनुभूति मनुष्य की परम आवश्यकता है। अनुभूति के लिए सशक्त माध्यम है भाषा। कहा जाता है भाषा संस्कृति की वाणी है, भाषा सभ्यता की वीणा है। कूटनीति का एक सूत्र है जो कहता है यदि किसी देश की संस्कृति को नष्ट करना हो तो सबसे पहले उसकी भाषा को नष्ट कर दीजिए। आज़ादी से पहले इस विध्वंस को भारतीय भाषाओं ने भी काफ़ी हद तक झेला है। स्वाभाविक था कि स्वाधीनता के बाद संदर्भ बदले। स्वाधीनता के बाद भारतीय भाषाओं के संवर्धन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी और इसी अनुभूति ने पहले केंद्र के स्तर पर और बाद में राज्यों के स्तर पर विभिन्न भाषाओं की साहित्य अकादमियों का गठन किया। इसी प्रक्रिया में महाराष्ट्र में आज से लगभग 3.5 दशक पहले जन्म हुआ महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का, और समय साक्षी है कि लड़खड़ाते कदमों से अपनी यात्रा आरंभ करने वाली महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी आज भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अंगद के पांव सी खड़ी है। आज हम चर्चा करेंगे अकादमी की भविष्य की योजनाओं, वर्तमान में जो कुछ अकादमी कर रही है और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर। हमारा आज का विषय है हिंदी का साहित्य पीठ, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी। इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इस अकादमी के कार्याध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल पाठक। सर नमस्कार। नमस्कार। पाठक सर जाने माने गज़लकार हैं, भाषाविद हैं। सारा जीवन उन्होंने साहित्य और शिक्षा को दिया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र मूल रूप से अहिंदी भाषी प्रदेश है, पर हिंदी को लेकर जिस तरह की आत्मीयता प्राचीन समय से, यानी हम संत नामदेव की बात करें, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, लोकमान्य तिलक की बात करें, विष्णु बाबूराव पराड़ की बात करें, माधवराव सप्रे की बात करें, काका कालेलकर की बात करें, आचार्य विनोबा भावे की बात करें, जितने तमाम बड़े नाम हैं जिन्होंने हिंदी को कुछ विशेष दिया वे महाराष्ट्र से हैं। तो महाराष्ट्र और हिंदी, इनके अंतर संबंध को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है संजय जी कि महाराष्ट्र में एक शब्द बड़े महत्व का है, महाराष्ट्र, राष्ट्र जी। हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा सब है, और ये काम का शब्द राष्ट्र, महाराष्ट्र हिंदी के बहुत काम आया क्योंकि हिंदी की निगाह इस पर लगी रही। महाराष्ट्र का हिंदी साहित्य बहुत, हिंदी भाषा महाराष्ट्र की बहुत ऋणी है। हिंदी के पत्रकारों को महाराष्ट्र के पत्रकारों ने पत्रकारिता सिखाई। बाबूराव विष्णु पराड़कर हमारे युग पुरुष माने जाते रहे हैं बनारस के, और हमारे गद्य के विकास में यहाँ के लोगों ने बड़ा काम किया। तो मराठी के लिए हिंदी महत्व की चीज़ थी और हिंदी क्षेत्रों के लिए भी मराठी महत्व की चीज़ थी, क्योंकि संतों के ज़माने से, उस ज़माने से भी संपन्न एक दूसरे का बना रहा। आज़ादी के बाद यह संपन्न बढ़ा, लेकिन इससे पहले कितना शून्य था ये हम नहीं जानते। केवल धार्मिक साहित्यिक सम्मान था एक दूसरे के प्रति, ज्ञान नहीं था। और भाषा इतने काम की चीज़ है कि हमारे देश ने आज़ादी के ज़माने में इसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों देखा था। इसलिए ये तय हुआ कि जल्दी से जल्दी इसके सदुपयोग की ओर बढ़ा जाए, और इस दृष्टि से हमने भाषा की ओर ध्यान दिया। संजय जी, आप स्वयं इतने कर्मठ सदस्य हैं अकेडमी के कि आप जानते हैं कि अधिक से अधिक ध्यान देने की वजह से आज भारतीय हिंदी भाषा और मराठी भाषा के बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े लेखक सब एक दूसरे को जानते हैं। पूरे महाराष्ट्र को हिंदी भाषी जानते हैं, और पूरा महाराष्ट्र हिंदी भाषियों को जानता है, अनुवाद के माध्यम से या स्वतंत्र लेखन के माध्यम से। पहले ये बात नहीं थी। मुझे याद है महाराष्ट्र में 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ। उसका शताब्दी वर्ष 1985 में मनाया गया। तो जो यात्रा होती है 26 जनवरी की
दिल्ली में उस यात्रा के साथ जो टैब्लो जाता है, उस टैब्लो के लिए जो गीत लिखा गया, वो गीत महाराष्ट्र से हिंदी में गया और उस गीत का लेखक मैं था। ये तो है महाराष्ट्र का हिंदी प्रेम, हिंदी आदर। और मैंने लिखा और वो वहाँ गाया गया और उसके साथ वो गया। इतना ही नहीं, यहाँ से जो लोग सिंपोजियम के लिए भेजे जाते थे मराठी के पोइट्स, उनका अनुवाद हिंदी में करके मैं पोइटिक अनुवाद देता था। उसमें बड़े बड़े पोइट थे, दिल्ली वाले नहीं जानते थे ये कितने बड़े पोइट हैं। मुझसे कहा जाता था कि ये बड़े कवि हैं, इनका अनुवाद आप भेजिए, क्योंकि आपका अनुवाद वहाँ स्वीकार किया जाता है। अब तो ये स्थिति है कि हिंदी और मराठी के बीच में केवल भौगोलिक दूरी रह गई है और कोई दूरी नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि हिंदी और मराठी के बीच में केवल भौगोलिक दूरी रह गई है। और वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरह से समन्वय है दोनों भाषाओं का, तो भौगोलिक दूरी भी तुलनात्मक रूप से जो है कम होती चली जा रही है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि जैसे मैंने चर्चा की कि 3.5 दशक पहले, यानी जब हिंदी अकादमी का विचार पहली बार, वो जो कल्पना कहीं मन में आई होगी, और आप बेहतर जानते होंगे कि स्वर्गीय हरिशंकर जी का इसमें बहुत बड़ा जो है, हरिशंकर जी थे जी, और विट्ठल जी थे जी, नागपुर के त्रिपाठी जी थे, राम मनोहर त्रिपाठी थे। फाल्के का भी बहुत बड़ा हाथ था इसमें, वो भी लगे रहे जी। तो इन सबने मिलकर उसमें काम किया। फिर बाद में तो खैर बड़े एक से एक लोग होते गए इसके सेवा करने वाले। तो आरंभिक इसमें जितनी मुझे जानकारी है कि 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई। लेकिन पहले 4 वर्ष क्योंकि उस तरह की कोई आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई थी, और उसके चलते पहले 4 वर्ष जो है कमोवेश एक तरह के संघर्ष में गए, और कुछ विशेष काम हो नहीं पाया। और 1986 में इसके बाद उसका पुनर्गठन हुआ और त्रिपाठी जी के हाथ में सूत्र दिए गए। सर, आपने वो सारा समय देखा होगा, तो अकादमी के इस पूरे संघर्ष पर उस समय की जो यात्रा थी उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, महाराष्ट्र में हिंदी का कभी कोई विरोध कहीं नहीं हुआ। कहीं पर दक्षिण भारत में कभी थोड़े समय के लिए हुआ, लेकिन वैसे विरोध हुआ नहीं। इसलिए हिंदी भाषा ने भी पहचाना कि महाराष्ट्र में उसके लिए जगह है जी, और भाषा को अगर इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो और ज़्यादा संबंध बढ़िया हो सकता है जी। क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ भाषा के संबंध में। स्वागत सर। क्योंकि हमारा देश भाषाओं के मामले में बहुत संपन्न है, बहुत धनी है। इतनी उन्नत भाषाएं इतनी ज़्यादा हैं, सारी दुनिया के जितने फ्रेंच स्पीकर हैं उतने तो भोजपुरी बोलने वाले हैं। इतनी बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी बात कही। हाँ, जो संख्या में उतने तो भोजपुरी बोलने वाले हैं। अब देखिए, ये रंग बिरंगे फूलों जैसी भाषाएं, हमें अपनी रिचनेस पर गर्व होना चाहिए। ये रंग बिरंगे फूलों जैसी भाषाएं, इनसे शोभित होता बगिया का आंचल है। ये रंग बिरंगे फूलों जैसी भाषाएं, इनसे शोभित होता बगिया का आंचल है। दिल के कालेपन का इलाज करना होगा, दिल के कालेपन का इलाज करना होगा। आदमी छली होता है, भाषा निश्चल है। क्या बात है सर, आदमी छली होता है और भाषा निश्चल है। दिल के कालेपन का इलाज करना होगा, आदमी छली होता है, भाषा निश्चल है। भाषा तो है मुस्कानों का ही एक रूप, भाषा तो है मुस्कानों का ही एक रूप, अधरों से बहता यह आंखों का पानी है। क्या बात है। भाषा तो है मुस्कानों का ही एक रूप, अधरों से बहता यह आंखों का पानी है। भाषा पुल है मन के दुरस्त किनारों पर, भाषा पुल है मन के दुरस्त किनारों पर। पुल को दीवार समझ लेना नादानी है, पुल को दीवार समझ लेना नादानी है। बहुत ऊंची बात कही। और भारत ने, हिंदी भाषियों ने इस बात को समझा, मराठी तो समझते थे। हमारा एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ फिल्मों का केंद्र था, और यहाँ हिंदी में फिल्में बनी और उसमें मराठी और हिंदी दोनों का योगदान रहा। उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे संबंधों पर पड़ा। और आज हम जो एकेडमी में काम कर रहे हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिल्म के भी हैं, फिल्म के बाहर के भी हैं, और ये सब मिलकर हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारे जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्थान हैं, इनसे काम कराया जाए हिंदी मराठी दोनों को करीब लाने का। अनुवाद कराया जाए हिंदी से मराठी से, मराठी से हिंदी में, क्योंकि ये कॉलेजेस अपने ढंग से एजुकेशन की सेवा कर रहे हैं, शिक्षा की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम एकेडमी का काम है, एकेडमी काम करा सकती है,
एकेडमी के पास इतने साधन नहीं है कि वो काम करे। वह दूसरों को सहायता देती है, आर्थिक सहायता देती है, और सेमिनार होते हैं, उनके यहाँ काम होता है, लेक्चर्स होते हैं, और हर कॉलेज को जिन जिन ने मांगा है हम लाख रुपए 1.5 लाख रुपए देते हैं अच्छे सेमिनार ढंग से, और हमको बड़ी सफलता मिली अब तक। और दूसरी चीज़ ये कि इन लोगों ने ऐसी किताबें छापी हैं जो मराठी की हैं और हिंदी में पॉपुलर हुई हैं, हिंदी की हैं मराठी में पॉपुलर हैं। तो अनुवाद ने बहुत बड़ा काम किया और सेमिनार्स ने बहुत बड़ा काम किया। अनुवाद और सेमिनार ये एकेडमी की सफलता है जो इतने दिनों से करता चला आ रहा है, और हम भविष्य में और आगे करेंगे। हम अब धीरे धीरे भीतर प्रवेश करने लगे। इस साल हम गए थे अभी पुणे एक कार्यक्रम करने के लिए। आगे हमारी योजना है कि हम महाराष्ट्र के भीतर जाकर स्वयं जाकर कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि किसी ज़माने में संजय जी जब गांधी जी दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार करते थे तो उन्होंने यहाँ तक कर रखा था, हमारे गुरु पंडित सीताराम चतुर्वेदी सुबह 5 बजे जाते थे, लालटेन अपनी लेकर, चटाई अपनी लेकर, और जिसको सिखाना है हिंदी उसके घर जाके बैठ जाते थे, अपनी लालटेन अपनी चटाई लेकर वहाँ पहुँच जाते थे। हमें भी उन तक पहुँचना होगा, एकेडमी को जिनकी सेवा हमें करनी है। तो ये समर्पण की बात हाँ, है। ये यानी अगर मैं इसको संक्षिप्त रूप में देखूं तो हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी का संवर्धन, हाँ, ये जो है महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का जो है प्रमुख उद्देश्य है। मराठी और हिंदी के बीच में निकटता लाना। आपने वो जो एक अनुवाद की बात कही, और इससे पहले आपकी पंक्तियों में बात आई थी कि भाषा जो है सेतु का काम करती है, पुल का काम करती है। लेकिन अनुवाद के संदर्भ में सर ये कहा जाता है, थोड़ा सा विषयांतर होगा, पर आपने लंबा समय इस विषय को दिया है आपके जीवन का, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपसे ये चर्चा की जाए कि ये कहा जाता है कि पुल पार करने से नदी पार नहीं होती। अनुवाद का जब विषय आता है तो जब तक दोनों भाषाओं का, केवल भाषाओं का नहीं, उस भाषा की संस्कृति का ज्ञान संबंधित व्यक्ति को नहीं होगा, तब तक अनुवाद कितना सार्थक होगा। संजय जी, कभी भी पूर्णता प्रारंभ में नहीं आएगी। अनुवाद के प्रयास चलेंगे, चलते रहेंगे, और एक दिन उनमें पूर्णता आएगी। दुनिया में ऐसे अनुवाद हुए हैं जो ओरिजिनल से ज़्यादा सफल हुए हैं जी, जो ओरिजिनल से ज़्यादा सफल हुए हैं, और अपने यहाँ भी ऐसे अनुवाद हुए हैं तो अनुवाद में ज़्यादा पढ़े गए हैं बनस्पत उसके अनुवाद के। जी, अनुवाद में ज़्यादा पढ़े गए। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और उसमें अच्छे से अच्छे होंगे, कुछ रह जाएंगे, हमें सफलता मिलती है। जी। तो आपने उद्देश्यों की बात की, और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम महाविद्यालयों को अनुदान देते हैं। यस। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिसमें संगोष्ठियां हो सकती हैं, कभी नाट्य शिविर होते हैं, कभी नवोदित साहित्यकारों के सम्मेलन हो सकते हैं, साहित्यकारों के सम्मेलन हो सकते हैं। इसी भांति सर मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति में एक प्रमुख काम जो है वो विभिन्न तरह के पुरस्कारों का वितरण भी है। संजय जी, ये बहुत बड़ी बात है जी। आदमी चाहे जिस उम्र में हो, पुरस्कार पाकर बहुत खुश होता है। पुरस्कार बड़े आकर्षक होते हैं, भले उनकी आर्थिक वैल्यू महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन वो पुरस्कार होते हैं। पर सर साहित्यकारों के लिए तो मतलब आज भी मोटे मोटे तौर पर यह स्थिति है कि साहित्यकार आर्थिक रूप से उतना संपन्न सामान्यतः नहीं होता। हाँ, तो हम उसकी आर्थिक सहायता समझ लीजिए, लेकिन हम उसको पुरस्कार कहते हैं। आर्थिक सम्मान है उनका, सम्मान उनका करते हैं, और इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है, लोग उनका अनुकरण करते हैं, औरों को प्रेरणा मिलती है। ये आदमी पुरस्कृत हुआ है, मराठी का है, इस साल का हिंदी की कविता का एकेडमी ने जो पुरस्कार दिए, 3 पुरस्कार मराठी को मिले। 3 कविता के पुरस्कार मराठी लेखकों को मिले, यानी मराठी भाषियों को मिले। ये हमारे लिए गर्व की बात है हिंदी की। तौर पर यानी हिंदी का विस्तार हो रहा है। अकादमी अब वहां तक पहुंच गए हैं, अकादमी अपने उद्देश्य में एक तरह से कि वहां ऐसे लोगों जो हिंदी कविता पर नॉन हिंदी स्पीकर, मराठी स्पीकर्स ने, मराठी लेखकों ने उस पर बाजी मारी है, और हमसे अच्छा लिखा हुआ। स्वाभाविक तौर पर ये हिंदी का विस्तार है, और जैसा मैं कह रहा था सर, ये एक तरह से अकादमी के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का भी विषय है, क्योंकि जिस दिशा में और जिस क्षेत्र में अकादमी काम कर रही है, ये उसी का विस्तार है। अकादमी के जो पुरस्कार हैं जी, उन पुरस्कारों के द्वारा, जैसे हम कुछ नाम आपको दिखा रहे हैं जी, संत नामदेव पुरस्कार जो हम कविता के लिए देते हैं, 3 पुरस्कार देते हैं जी। विष्णुदास भावे पुरस्कार नाटक के लिए देते हैं जी। जैनेन्द्र कुमार पुरस्कार, इससे मराठी वाले हिंदी के इतने बड़े उपन्यासकार से परिचित होते हैं जी।
मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार, कहानी के लिए। प्रेमचंद तो सारे भारत के हैं जी। आचार्य रामकृष्ण पुरस्कार, काका कालेलकर पुरस्कार, काका कालेलकर मराठी के ही नहीं है, हमारे हो गए अब जी। पुरस्कार के द्वारा सब उनको जान गए हैं। जी। फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार ये सोहनलाल हम लोक संस्कृति के लिए, हाँ जी, सोहनलाल लोक साहित्य द्विवेदी के का लिए दिया। बाल साहित्य का पुरस्कार है। जी। नंदवारे वाजपेयी का समीक्षा के लिए है। बाबूराव पराडकर महापुरुष हमारे लिए, उनके नाम पर हमारे यहाँ पुरस्कार है। मामा वरेरकर के नाम पर अनुवाद का पुरस्कार अनुवाद के है। लिए। मामा वरेरकर हिंदी जब दिल्ली रहते थे तो हिंदी के साहित्यकारों के बीच में उनका बड़ा स्नेह था, बड़ा सम्मान था, बड़ा आदर था। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार, भाई प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, यानी कि द्विवेदी जी यहाँ थे, सेंट्रल रेलवे में थे। तो हिंदी के पुरस्कारों के द्वारा, और इन पुरस्कारों का हमने जो नाम चुना है, एक एक नाम कितने 3-3 पुरस्कार मिलते हैं। जी। इससे बहुत से लोगों को हिंदी के संपर्क में आने का मौका मिला है, प्रोत्साहन मिलता है। जो नहीं लिखते थे लिखने लगे हैं, जो यूं ही लिखते थे अब अच्छा लिखने लगे हैं, पुरस्कृत होकर नामी हो गए हैं। और हमारी एक प्रकार से हमारा परिवार बढ़ा है, हिंदी परिवार बढ़ा है, मराठी और हिंदी के बीच में निकटता आई है। सर, जिन पुरस्कारों का आपने उल्लेख किया, हाँ। इसके अतिरिक्त अकादमी जो दो बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार देती हाँ, है हाँ। राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ। जिसका नाम जो है इस वर्ष से हमने डॉक्टर धर्मवीर भारती के नाम हाँ, पर किया है। हाँ। 1 लाख रुपए का जीवन गौरव पुरस्कार Yes। हिंदी सेवा के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। और राज्य के स्तर पर हाँ। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के नाम से दिया जाने वाला हाँ। वो भी 1 लाख रुपए का पुरस्कार। तो जी। अब पुरस्कार 3 पुरस्कार हो गए हैं। जी। हाँ, ये इस साल से बढ़ाया गया है भारतीय पुरस्कार, जो और 2 पुरस्कार पहले से थे। जी। इनमें दोनों बातें थी। हमने एक पुरस्कार पूरे भारत के लिए भी रखा है जी। और एक महाराष्ट्र के लिए। जी। हाँ, ताकि संतुलन बना रहे। जी। संतुलन के बनाए रखने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और लिस्ट आप देखिए, इतने दिनों में तो बहुत बड़ी लिस्ट बन गई है। और हम कोशिश करेंगे, सरकार जब इस योग्य हो जाए तो हम इन पुरस्कारों की राशि बढ़ा सकें थोड़ी और, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए ये राशि कम लगती है, इसलिए हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे हम जो सेवा के लिए देते हैं, सहायता देते हैं, वो भी बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार प्रस्तुत है, तैयार है, उनकी इच्छा है। हम जब भी उनसे मिलते हैं वो हमें प्रोत्साहन देते हैं, आप बढ़िए जितना कर सकते हैं हम करेंगे। जी। सर, मैं ये भी जानना चाहता था कि हम नए लेखकों को या ऐसे लेखकों को जिनकी इससे पहले कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, हाँ। उन्हें हम पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान भी देते हैं। हाँ। तो इस योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये अभी ये बहुत विस्तृत नहीं हुई है, लेकिन संजय जी, चूंकि आप हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र में पुणे में, महाराष्ट्र में काम करते हैं, मैं ये भी चाहूँगा कि सरकार के सामने हम आप मिलकर कुछ ऐसा करें कि हिंदी लेखकों के शिविर लगाए जाएं, जिसमें अकेडमी के मन में है कि जो हिंदी लेखकों को हिंदी में लिखना सिखाए, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब, ये काम हिंदी लेखकों को यानी हिंदी भाषी लेखकों को इन चीज़ों में काम डाला जाए। ये काम हमने अभी तक नहीं किया है। हम केवल वो प्रोत्साहन देते रहे हैं, किताबें छापते रहे हैं। इसमें एक काम है शिविर बने, और हम अब इसके लिए भीतर जाना चाहते हैं। जी। और जैसे आपने उल्लेख किया कि पुणे में हम लोगों ने, हाँ। और मुझे लगता है कि सर, चूंकि वो विषय इस तरह का था कि सामान्यतः साहित्य का आम आदमी पर क्या प्रभाव, ये और उसका सारा आयोजन आपने किया था, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं अकेडमी की ओर से, उसकी सफलता जो मिली। हाँ। जी। नहीं, अकादमी आपने जैसा कहा कि भीतर जाने का प्रयास कर रही है। हाँ। और ये चर्चा में भी आया है कि इसके बाद से महाराष्ट्र के जो 6 राजस्व विभाग हैं, हर विभाग में एक एक आयोजन अकादमी करे, और ताकि वो सुदूर जो है हर उस स्थान पर पहुंच सके। महाराष्ट्र के एकदम जो ग्रामीण भाग हैं, वहां तक भी जो है हिंदी के इस रथ को आगे लेकर जाया जाए। अब समय आ गया है संजय जी। पिछली मीटिंग में हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यही नहीं कि लोग पुरस्कार के लिए पुस्तकें भेजें और आप उनको चुनें, आप भी उन पुस्तकों के पीछे जाइए जो पुरस्कार के योग्य हैं और आप तक नहीं आई हैं। ऐसा भी, हाँ, जो पुरस्कार के योग्य है हमें, और जो पुरस्कार के लिए अपनी किताबें नहीं भेजना चाहते, साहित्यकार हैं, उनके भीतर आप सम्मान होता है, पुरस्कार के लिए नहीं भेजेंगे, हम जाएंगे उनके पीछे ढूंढते कहाँ किताब है। और ये काम शुरू हो चुका है। हमने सम्मान के मामले में ये किया है, पुरस्कार के मामले में भी करेंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है सर। जो सम्मान दी हमने मराठी में 1 लाख रुपए के पुरस्कार के, हमने ढूंढ के लोगों को दिया है, महान लोगों को दिया है, उनको जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था।
हम पुस्तक के बारे में भी यही करना चाहते हैं, उन पुस्तकों को पुरस्कृत करें जो पुरस्कार के लिए आती नहीं हैं, हमें उनको ढूंढ कर लाना है। जी मैं चूँकि इस दौरान अकादमी के जितने कार्यक्रम होते रहे हैं, इस लगभग 35 वर्ष की यात्रा में कई अनेक ऐसे बड़े कार्यक्रम हुए जो मुझे लगता है कि साहित्य प्रेमियों की स्मृति में कहीं बस गए होंगे। मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का जो पाठ मुंबई में आयोजित किया गया था, मुझे लगता है एक अद्भुत आयोजन था। हाँ। और अकादमी के लिए वो एक मान बिंदु भी था। सही बात। हाँ। कि उस स्तर के कार्यक्रम भी जो है हाँ। अकादमी कर पा रही है। हाँ। और ये अकादमी की दृष्टि से हाँ। मील का पत्थर है। हाँ। यानी उसके लिए सच कहा जाए तो आप शब्द नहीं ढूंढ पाएंगे। हम 2 प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, एक तो पारंपरिक जी 14 सितंबर का कवि सम्मेलन हमेशा से करते आए हैं, हिंदी में परंपरा है 14 सितंबर को कवि सम्मेलन करने की, वो उसको हम निभाते हैं। और दूसरे इस प्रकार के कार्यक्रम जो आपने बताया, उसी में इनको डालेंगे। उसी प्रोग्राम में कवि सम्मेलन की जगह कवि सम्मेलन के साथ ये सब भी कार्यक्रम किए जाएंगे। सर, अब ये अपेक्षाएं भी हैं कि आने वाले समय में हम नई तकनीक के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। हम पुस्तकों के साथ साथ ई बुक्स पर भी विचार करें। हमारे पास अपना एक पोर्टल हो, संभव हो तो आने वाले समय में अकादमी की अपनी एक स्मारिका हो जो पारंपरिक रूप से मुद्रित तो हो, लेकिन साथ के साथ वो ऑनलाइन भी हो। और जो युवा वर्ग है उसको जोड़ने के लिए जिस तरह की बातें हम लोगों के पास आती हैं, उनसे ये भी एक बात निकल कर आ रही है कि वर्चुअल क्लासरूम जिस तरह से लिया जाता है, यानी आप यहाँ बैठे हैं लेकिन तकनीक के माध्यम से आप पूरे प्रदेश में आप शोधार्थियों के साथ, छात्रों के साथ, साहित्य प्रेमियों के साथ संवाद कर सकते हैं। यदि इस दिशा में भी अकादमी कहीं आगे जाती है तो मुझे लगता है कि हम जो पीढ़ी अब हिंदी से जुड़ रही है, जो युवा हैं, उनके साथ भी हम न्याय कर पाएंगे। संजय जी, मैं 90 का हो रहा हूँ जी। मैं देख रहा हूँ पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी में अंतर है। नई पीढ़ी भविष्य की ओर देख रही है, पुरानी पीढ़ी टेक्निकली उतनी सफल नहीं रही है। तब था ही टेक्नोलॉजी का उतना विकास नहीं था। नई पीढ़ी तो के रग रग में भरी हुई है टेक्निक। आप इसका लाभ उठा सकेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसके बहुत समर्थक हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भाषा के प्रयोग में, भाषा के विस्तार में भी हो, या और आगे आप लोग ये करेंगे। मैं इसके बारे में एक लाइन आपको सुना रहा हूँ अपने कविता की। मेरी खिड़की से डूब चुका है सूरज, मेरी खिड़की से डूब चुका है सूरज, तेरे आंगन पर चांद निकलता होगा, तेरे आंगन पर चांद निकलता होगा। तो ये अंतर है, हम त्रेतायुग के आदमी, आप भविष्य के आदमी। नहीं, पर ये एक सामंजस्य के साथ, तो क्योंकि आप लोगों का जो मार्गदर्शन है एक सामंजस्य के साथ अकादमी को आगे चलना होगा, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। जी, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, हमें नई तकनीक के साथ हमारे उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में आगे यात्रा करनी होगी। मित्रों, कहा जाता है साहित्यस्य भाव साहित्यम, जो समाज के हित में है वो साहित्य है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की पिछले लगभग 35 वर्षों की यात्रा पर आज हमने डॉक्टर नंदलाल पाठक से चर्चा की। कोई भी ऐसा सुझाव, कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो साहित्य की दृष्टि से वाचन की परंपरा, पठन पाठन, इसको विकसित करने के लिए लाभकारी हो, उसका आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि आप सबका स्वागत है। आप इस तरह के प्रस्ताव हमको दे सकते हैं। पाठक सर, आप स्टूडियो में आए, आपने समय दिया और हमारे दर्शक निश्चित तौर पर अकादमी को बेहतर जान सके होंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।